नमस्कार दोस्तों। ये अकबर की जो सीरीज चल रही है उसमें पिछले 3 वीडियो बना करके मैं आपको ये पूरी तरह समझा दिया कि अकबर का प्रारंभिक जीवन कैसा था और उसके पेटीकोट शासन तक मैं समझा दिया। और अगला वादा आपसे ये था कि अगली वीडियो लेकर के आऊँगा तो आपको अकबर के राजनीतिक अभियानों के बारे में विस्तार से समझाऊँगा। ये उसी वीडियो की बारी है। अकबर के राजनीतिक अभियानों के बारे में आपको बताना है। आप पूछेंगे राजनीतिक अभियान क्या होता है, तो राजनीतिक अभियान का मतलब होता है कि अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, अपने साम्राज्य के प्रसार के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई और किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो सबसे पहला अभियान मालवा का अभियान जो किया गया 1561 में मालवा का अभियान, या इसी को कहें मालवा का युद्ध। अकबर ने अपने धाय मां के बेटे, अपने धाय मां माहम अनगा के बेटे अधम खां को भेजता है और कहता है अधम खां तू जा और जा करके क्या कर, मालवा को जीत करके दिखा। यानी कि अधम खां को कमांडर बना करके भेजता है मालवा के अभियान पर। और उस समय मालवा पर शासन कर रहे थे बाज बहादुर, और बाज बहादुर की एक पत्नी थी जिनका नाम था रूपमती। जैसा नाम था इनका रूपमती, वैसा ही इनका रूप बड़ा बढ़िया था और बहुत अच्छा नृत्य संगीत करती थी। इसी कारण ये बाज बहादुर जो था पूरी तरह से इन्हीं रूपमती में ही मशगूल रहता था, इन्हीं रूपमती के नृत्य संगीत को बढ़ावा देने में लगा रहता था और अपने सेना पर ध्यान कम दिया। यही कारण था कि ये बाज बहादुर हार गया। किससे हार गया? अधम खां से हार गया। अकबर के कमांडर अधम खां से हार गया ये बाज बहादुर, और हार करके कहां शरण लिया? महाराणा प्रताप के पिता, जो कि उस समय मेवाड़ के शासक थे, उदय सिंह के यहां भाग करके शरण लिया। और इसकी जो पत्नी थी, बाज बहादुर की पत्नी, ये रूपमती ने आत्महत्या कर ली। रूपमती ने आत्महत्या कर ली और जहर खा करके जान दे दिया, ताकि कोई आतताई, कोई विदेशी उनको छू न पाए। इस तरह से उसने अपने सतीत्व की रक्षा की। मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे कि तो एक प्रथा प्रचलित थी जिसको कहते हैं जौहर प्रथा। जौहर प्रथा क्या होती थी कि जब भी कोई राजा या कोई राज्य हार जाता था किसी विदेशी आक्रमण से या किसी भी आक्रमण से, तो वहाँ की स्त्रियां अपने आप को जला करके मार डालती थी, आग के हवाले कर देती थी, ताकि कोई उनको छू न पाए। तो ये, लेकिन वो तो आग से जलाने को क्या कहते थे? जौहर कहते थे। लेकिन रूपमती का वाकया पहली बार सामने आया जहां पर रूपमती ने जहर खा करके जान दे दिया। तो मालवा के अभियान में रूपमती ने जहर खा करके जान दे दी और ये बाज बहादुर की हार हुई, और बाज बहादुर जा करके मेवाड़ के राजा उदय सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे, उनके यहाँ शरण ले लेता है। और बाद में अपने कुछ प्रयासों से फिर से क्या करता है? प्राप्त कर लेता है मालवा को। फिर से मालवा जीत जाता है बाज बहादुर। लेकिन जीतने के बाद अकबर इस अधम खां को वापस बुला लेता है, और अधम खां को वापस बुलाने के बाद एक दूसरे आदमी को भेजता है इसी मालवा के अभियान पर, और अंत में बाज बहादुर फिर से हारता है। तो बाज बहादुर हारने के बाद अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, और जब अकबर की अधीनता बाज बहादुर स्वीकार कर लेता है तो अकबर इसे एक उच्च मनसब प्रदान करता है। आप पूछेंगे मनसब क्या होता है? तो जैसे आज हम पद बोल रहे हैं, किसी चीज़ को पद, रैंक बोलते हैं, उसी तरह तब मनसब होता था। जैसे आज हम पे स्केल देखते हैं, जैसे आज हम रैंक देखते हैं, उसी तरह तब मनसब होता था। सबसे छोटा मनसब 10 रुपए का होता था, सबसे छोटा मनसब 10 रुपए का होता था, और सबसे ऊंचा मनसब होता था 7,000 रुपए का। अभी आगे देखना कि किसको प्राप्त था। तो ये जो जितना कम जिसका मनसब, उसका उतना छोटा पद, जिसका मनसब जितना ज़्यादा उसका पद उतना ज़्यादा। तो एक ऊंचा मनसब, अब कितना मनसब ये तो किसी किताब में जिक्र मुझे नहीं मिला, लेकिन इतना मिला कि एक ऊंचा मनसब प्रदान करता है अकबर, किसको? इस बाज बहादुर को। और इस तरह से मालवा को जीत लिया जाता है, और मालवा तक अकबर का राज्य प्रसारित हो जाता है। अकबर अपने राज्य का विस्तार मालवा तक कर लेता है। दूसरा अभियान अगर देखेंगे आप अकबर का, तो दूसरा अभियान है आमेर और मेड़ता का अभियान, जो कि 1562 में हुआ। ये अलग अलग अभियान है। आमेर का अभियान अलग है, मेड़ता का अभियान अलग है। चूंकि ये दोनों अभियान 1562 में हुए, इसीलिए मैं इनको साथ में लिख दिया हूँ। तो आमेर का जो अभियान था, मैं आपको सबसे पहले समझाऊँ इस चीज़ को, उससे पहले आप ये समझिए
कि ये जो राजस्थान का पूरा इलाका था, जिसमें आमेर हो गया, अजमेर हो गया, मेड़ता हो गया, रणथंभौर हो गया, या फिर मेवाड़ हो गया, चित्तौड़ हो गया, इस तरह राजस्थान में उस समय राजपूतों का शासन था। तो अकबर ने राजपूतों को जीतने के लिए सिर्फ युद्ध का सहारा नहीं लिया। अकबर ने राजपूतों के सामने 3 शर्तें रखी या 3 तरह के तरीके अपनाए राजपूतों को जीतने के लिए। सबसे पहला जो तरीका था वो था विवाह का तरीका, यानी कि किसी राजपूत स्त्री से विवाह किया जाए या किसी राजपूत की बेटी से विवाह किया जाए और विवाह के संबंध स्थापित करने के बाद उसके राज्य पर कब्जा किया जाए। या तो क्या किया जाए, मित्रवत अधिराजी स्वीकार करवा दी जाए। मित्रवत अधिराजी का मतलब क्या होता है कि किसी राजा से ठीक है आप विवाह नहीं, पहला तो शर्त यह था कि विवाह कर लीजिए, आप अपनी पुत्री का हमसे विवाह करिए और हमारे अंडर में रहिए। दूसरा शर्त अकबर का ये होता था कि आप अगर विवाह नहीं करना चाहते हैं तो मेरे मित्र बन जाइए और मेरे नीचे काम करिए, मेरे अंडर में काम करिए। और तीसरा तरीका, अगर आप विवाह पर भी नहीं मानते, अगर आप मित्रवत अधिराजी भी नहीं स्वीकार करते, तो तीसरा एक ही तरीका बचता था, वो था युद्ध। युद्ध लड़ करके अकबर जीतता था उन इलाकों को। तो पहला तरीका विवाह, दूसरा मित्रवत अधिराजी और तीसरा युद्ध करके जीतता था। तो इसी तरह से मैं आपको बताऊं, ये जो आमेर का अभियान था, जो आमेर का अभियान मैं बोल रहा हूं, इसमें युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि युद्ध तो तीसरी कंडीशन है। सबसे पहले विवाह पर देखा जाएगा, फिर मित्रवत अधिराजी देखी जाएगी, तब न युद्ध की बारी आएगी। तो इसी तरह ये जो आमेर राज्य था, आमेर का उस समय राजा था जिसको हम कहते हैं भारमल या बिहारी मल भी कभी कभी कहा जाता है। यह भारमल या बिहारी मल उस समय आमेर का राजा हुआ करता था। ये कछवाहा राजपूत था, कछवाहा राजपूत। और ये जो आमेर पर जब ये शासन कर रहा होता है भारमल या बिहारी मल, उस समय एक लोकल मुगल सूबेदार बहुत ज़्यादा परेशान करता है इसको। एक लोकल मुगल सूबेदार इस भारमल को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो भारमल ये दिमाग में सोच रहा था कि मैं किस तरह से इन मुगल सूबेदारों से बचूं, या किस तरह से मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या कर दूं कि ये जो मुगल सूबेदार मुझे बार बार परेशान करता है ये न करे। तो भारमल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों न मैं अकबर की उस वाली शर्त को मान लूं जो पहली प्राथमिकता है, जिसमें अकबर चाहता है कि मैं विवाह करूं राजपूत स्त्रियों से। तो इसकी एक बेटी थी, जिस बेटी का नाम था हरखा भाई। इस भारमल की बेटी थी जिसका नाम था, इसकी बेटी जो थी हरखा बाई, इस हरखा बाई की शादी कराने की सोचता है वो अकबर से। वो सोचता है कि अगर मैं हरखा बाई की शादी करवा देता हूँ, अपने बेटी की शादी करवा देता हूँ अकबर से, तब तो मैं अकबर का ससुर बन जाऊँगा। और जैसे ही मैं अकबर का ससुर बन जाऊँगा, अकबर मेरा दामाद बन जाएगा, उसके बाद कोई भी मुग़ल मुझे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि जब मुग़ल वंश का बादशाह ही मेरे कंट्रोल में होगा, जब मुग़ल वंश का बादशाह ही मेरा दामाद होगा, तो फिर मुझे कौन छूने वाला है। तो उसी तरह वो क्या करता है, ये जो भारमल होता है, जो कछवाहा राजपूत भारमल होता है, जब अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा पर जा रहा होता है अजमेर, उसी समय आकर के मिलता है ये भारमल अकबर से और प्रस्ताव रखता है कि आप मेरे पुत्री हरखा बाई से शादी कर लीजिए। अकबर सहर्ष स्वीकार कर लेता है इस प्रस्ताव को, क्योंकि अकबर की पहली प्राथमिकता ही यही थी कि आप मुझसे विवाह करिए और मेरे अंडर में आ जाइए, मेरे संरक्षण में आ जाइए पूरी तरीके से। आप पर मैं कंट्रोल रखूंगा पूरी तरह, आपकी पुत्री से मेरी शादी हो जाएगी, बिल्कुल फिर कोई आपको परेशान करने वाला होगा ही नहीं। तो अकबर इसको सहर्ष स्वीकार कर लेता है और हरखा बाई से अकबर की शादी हो जाती है। और यही हरखा बाई आगे चल करके जोधा बाई के नाम से विख्यात होती हैं। जो जोधा बाई वगैरह का आप सीरियल भी देखते होंगे, पिक्चर भी आई थी जोधा अकबर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो जोधा बाई आप कहते हैं, उनका एक्चुअल में नाम था हरखा बाई और ये थी कछवाहा राजपूत भारमल की पुत्री। तो ये पहला ऐसा मौका था जब अकबर ने किसी राजपूत लड़की से विवाह किया। अब ये जोधाबाई साथ में तो आई अकबर के, लेकिन ये साथ में अपने भाई भगवंत दास को भी लेकर के आई। यानी कि अकबर जो भारमल था, भारमल की एक पुत्री तो थी ही हरखा बाई, उन भारमल का एक पुत्र भी था जिसका नाम था भगवंत दास, वो भी अकबर के महल में आ जाता है। और अकबर तो इसको एक बहुत ऊंचा मनसब प्रदान करता है, जिसको हम कहते हैं 5000 का मनसब। ये बहुत ऊंचा मनसब हुआ करता था। सेकंड रैंक के अधिकारी एक तरह से समझिए इनको बनाता है। सेकंड रैंक का अधिकारी मतलब मुगल दरबार में जो सबसे ऊंचा अधिकारी था, सबसे ऊंचा अधिकारी, उससे एक दर्जा नीचे का अधिकारी इनको बनाता है।
तो ये भगवंत दास जो कि भारमल के पुत्र हैं, यानी कि हरखाबाई या जोधाबाई के भाई हैं, इनको 5,000 का मनसब प्रदान किया जाता है किसमें? अकबर के दरबार में। और आगे अगर आप देखें तो भगवंत दास का जो लड़का होता है मानसिंह, यानी ये जो जोधाबाई हैं इनका भतीजा मानसिंह को तो 7,000 का मनसब प्रदान किया जाता है अकबर के द्वारा। और ये 7,000 का मनसब सिर्फ और सिर्फ उस दरबार में एक आदमी को और प्राप्त था, जिसका नाम था अजीज खां कोका। और ये अजीज खां कोका अकबर का दूध भाई था। आप कहेंगे दूध भाई क्या होता है? तो ये अजीज खां कोका जो था ना, ये जीजी अनका का बेटा था। जीजी अनगा याद है आपको? जीजी अनगा क्या थी? अकबर की वेट नर्स थी। वेट नर्स का मतलब एक तरह से देख रेख करने वाली, लालन पालन करने वाली, ये भी एक धाय माँ की तरह ही रहती थी जीजी अनगा भी। तो इस जीजी अनगा का एक लड़का था अजीज खां कोका। अजीज खां कोका भी क्या था? इस तरह से अजीज खां कोका अकबर का दूध भाई था। दूध भाई का मतलब आपको मैं बता रहा था, दूध भाई का मतलब ऐसा भाई, यानी कि 2 लड़के हैं, दोनों एक माँ से पैदा तो नहीं हुए हैं, लेकिन एक ही माँ का दोनों ने दूध पिया है। तो ये जो अजीज खां कोका था, ये जीजी अनगा से पैदा हुआ था। ठीक, ये अजीज खां कोका, लेकिन अकबर इस जीजी अनगा का दूध पिया था। ये जीजी अनगा का दूध अकबर ने भी पिया था। इस तरह से अजीज खां कोका अकबर का दूध भाई था। तो अपने दूध भाई को जो मनसब दिया था 7,000 का अकबर ने, वही मनसब मानसिंह को भी दिया, यानी कि इस जोधाबाई के भतीजे को भी दिया। और अकबर ने पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता दी अपने पत्नी जोधाबाई को। इस तरह से अकबर जिस भी हिंदू औरत से शादी करता था या जिस भी राजपूत से संबंध बनाता था, उसको पूरी स्वायत्तता देता था, पूरा ऊंचा पद देता था, जिससे कि वो आगे चल कर के विद्रोह न करें और अकबर के साथ, अकबर के अंडर में काम करें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आमेर का अभियान या आमेर की जो चाल थी वो कोई युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसी बात थी जिसमें एक कछवाहा राजपूत भारमल की पुत्री हरखाबाई से अकबर शादी करता है और पूरी तरह से आमेर को क्या कर लेता है? अपने नियंत्रण में कर लेता है। ये 1562 की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। 1562 के बाद का जो अभियान है उसको हम कहते हैं गढ़कटंगा या मंडला का अभियान, जिसको किया गया अकबर के द्वारा ठीक इसके 2 साल बाद, यानी 1564 में। 1564 में गढ़कटंगा का अभियान किया गया अकबर के द्वारा। और मैं कहूँगा अकबर के द्वारा नहीं, अकबर के द्वारा करवाया गया ये अभियान। कैसे करवाया गया, इस चीज़ को समझिए। गढ़कटंगा जो था, गढ़कटंगा आप देखेंगे मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग था, और मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग था, और यह गोंडों का सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। गोंड राजा हुआ करते थे। इन गोंडों का सबसे शक्तिशाली स्थान हुआ करता था ये गढ़कटंगा। और उस गढ़कटंगा का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था अमन दास, और इस अमन दास को बहादुर शाह ने उपाधि दी थी संग्राम शाह की। ये जो अमन दास था, इसका एक बेटा था जिसका नाम था दलपत शाह, और इस अमन दास ने अपने बेटे दलपत शाह की शादी करवाई चंदेलों की एक बहुत बहादुर राजकुमारी जिसका नाम था दुर्गावती। तो इस दलपत शाह की शादी हो गई दुर्गावती से, लेकिन दलपत शाह अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रहा, और एक पुत्र वीर नारायण के पैदा होने के बाद इस दलपत शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी दलपत शाह और दुर्गावती से एक पुत्र पैदा हुआ वीर नारायण, और उसके बाद दलपत शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी कि रानी दुर्गावती क्या हो गई? विधवा हो गई। रानी दुर्गावती विधवा हो गई, और ये वीर नारायण तो एक नाबालिग लड़का था। तो उसी समय क्या किया? इस रानी दुर्गावती ने वीर नारायण को राजा घोषित कर दिया, और राजा घोषित करने के बाद खुद एक शासिका की तरह काम करने लगी थी। ये दुर्गावती जो थी बहुत बहादुर थी, बहुत अधिक निशानची थी, बंदूक भी चलाना जानती थी,
तीर कमान भी चलाना जानती थी और शिकार खेलने की शौकीन भी थी। एक समकालीन लेखक द्वारा उस समय ये जिक्र किया गया है कि जब भी इसको यह सूचना मिल जाती थी कि कहीं पर शेर दिखाई दिया है, तो जब तक उस शेर का ये रानी दुर्गावती वध नहीं कर देती थी तब तक ये अन्न जल तक ग्रहण नहीं करती थी, खाना पानी तक नहीं खाती थी। तो आप देखिए कि गढ़कटंगा जो था, गढ़कटंगा एमपी में, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, इस तरह से एक तरह समझिए आप, उसमें दलपत शाह की मृत्यु हो गई और दलपत शाह का एक नाबालिग बेटा वीर नारायण दिल्ली कह रहा हूँ, ये गढ़कटंगा की गद्दी पर बैठा और ये एक विधवा रानी जिनका नाम था दुर्गावती, वो वहाँ पर शासन कर रही थी। ये दुर्गावती बहुत खूबसूरत रानी थी और इनके खूबसूरती के किस्से जब आसफ खां को सुनाई दिए, आसफ खां को, आसफ खां कौन था? इलाहाबाद का सूबेदार था, मुगल सूबेदार था। जब आसफ खां को सुनाई दिया कि दुर्गावती बहुत अधिक खूबसूरत है, तो उसके बाद उसी समय अकबर का भी इसको संदेश प्राप्त होता है कि आपको क्या करना है, दुर्गावती पर चढ़ाई करनी है, यानी गढ़कटंगा या मंडला पर आपको अभियान करना है। तुरंत ये तैयार हो जाता है मुगल सूबेदार आसफ खां, जो इलाहाबाद का सूबेदार है, ये क्या कर देता है, गढ़कटंगा पर चढ़ाई कर देता है। लगभग 10,000 सवारों की फौज लेकर के ये आसफ खां गढ़कटंगा पर चढ़ाई करता है 1564 में, और अंत में बहुत बहादुरी से लड़ते हुए, खूब लड़ाई लड़ते हुए इस रानी, इस दुर्गावती ने जब अपने आप को चारों तरफ से घिरा पाया मुगलों से, तो इन्होंने खुद अपने छाती में खंजर घोंप करके अपनी जान दे दी। इस तरह से रानी दुर्गावती ने भी आत्महत्या की। यहाँ पर किस रानी ने आत्महत्या किया है मालवा के अभियान में? रूपमती ने। कन्फ्यूज मत होना, रूपमती ने जहर खा करके जान दिया और ये रानी दुर्गावती ने अपने सीने में खंजर घोंप करके आत्महत्या की। और जब रानी ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद इस गढ़कटंगा की राजधानी चौरागढ़ पर इस आसफ खां का कब्जा हो जाता है। चौरागढ़ पर आसफ खां का कब्जा हो जाता है और अबुल फजल ये लिखते हैं कि लूट में उस चौरागढ़ से इतना अधिक धन मिलता है, इतना अधिक धन मिलता है कि उसके एक हिस्से का भी अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये क्या करता है, ये आसफ खां सारा का सारा धन अपने पास रख लेता है, अकबर को कुछ नहीं देता है, बस कुछ हाथी वगैरह दे देता है अकबर को और कहता है ज़्यादा कुछ नहीं मिला। अकबर इस बात से बहुत गुस्सा होता है और अंत में इससे धन की उगाही भी करवाता है और साथ के साथ में इस अमनदास के एक भाई को ये पूरा गढ़कटंगा सौंप देता है और गढ़कटंगा को भी अकबर अपने नियंत्रण में ले लेता है। यानी कि 1564 में गढ़कटंगा या मंडला को भी जीत लिया जाता है, वहाँ पर रानी दुर्गावती से युद्ध लड़ करके आसफ खां के द्वारा, और उनके राजधानी चौरागढ़ पर कब्जा कर लिया जाता है। अब ये 1564 में गढ़कटंगा पूरी तरह से जीतने के बाद जो चौथा अभियान था वो था चित्तौड़ का अभियान। क्यों चित्तौड़ का अभियान? ये सबसे इम्पोर्टेंट अभियान है क्योंकि ये जो चित्तौड़ था उस समय वो मेवाड़ की राजधानी थी। मेवाड़ की राजधानी होने के साथ साथ ये जो चित्तौड़ था ये एक रास्ते पर बना हुआ था, जो रास्ता किसको जोड़ता था? गुजरात और आगरा को आपस में जोड़ता था। यानी कि अगर भारत का आप नक्शा उठा करके ऐसे देखें, अगर मैं भारत का नक्शा बनाने की यहाँ पर कोशिश करूँ और भारत का नक्शा आप अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, अंदाज़ा लगेगा कि ये गुजरात का तट है और इस गुजरात के तट से जो व्यापार होगा वो इसी रास्ते से होगा जो आगरा तक जाएगा। और गुजरात और आगरा के बीच में एक जगह पड़ती है राजस्थान, और इस राजस्थान के चित्तौड़ से ही होकर के ये रास्ता जाता था, जिससे गुजरात का तट आगरा से कनेक्ट होता था। तो आगरा का तट, ये गुजरात का तट अगर आगरा से कनेक्ट करना है तो बीच में चित्तौड़ के किले से होकर के गुजरना पड़ता था। ये सबसे छोटा रास्ता था और ये चित्तौड़ का दुर्ग राजपूतों का शान था, राजपूतों की शान थी ये चित्तौड़। और अकबर को यह भली भांति पता था कि जब तक मैं चित्तौड़ को नहीं जीतूंगा, जब तक मैं चित्तौड़ पर कब्जा नहीं करूंगा, तब तक और राजपूतों से अधिराजी स्वीकार करवाना और राजपूतों को अपने अधीन लाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यही तो इनकी शान थी। यही चित्तौड़, यही मेवाड़ राजपूतों की सबसे बड़ी शान थी और सबसे मजबूत रियासत थी उस समय राजपूतों की।
तो अकबर इस चित्तौड़ पर अभियान करता है, स्वयं जाकर के अभियान करता है 1567 और 1568 में। 1567 और 1568 के बीच में चित्तौड़ पर अभियान किया जाता है, और न सिर्फ अभियान किया जाता है बल्कि विजय भी की जाती है। उस समय जो चित्तौड़ थी वो मेवाड़ की राजधानी थी, और वहाँ पर मेवाड़ में शासन कौन कर रहा था, उनका नाम था उदय सिंह। उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी हैं। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह उस समय मेवाड़ पर शासक हुआ करते थे, और जब चित्तौड़ को जीत लिया गया किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपनी नई राजधानी, इन उदय सिंह ने अपनी नई राजधानी बनवाई उदयपुर, और उदयपुर से संघर्ष को जारी रखा। यानी चित्तौड़ तो जीत लिया अकबर ने, लेकिन मेवाड़ अभी भी नहीं जीता है। मेवाड़ पर कब्जा अभी भी किनका है, राजपूतों का है, इन उदय सिंह का है। उदयपुर नाम की नई राजधानी बना करके इन्होंने प्रतिरोध जारी रखा मुगलों से। लेकिन इस अभियान के दौरान, इस चित्तौड़ के अभियान के दौरान अकबर ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी, सारी हदें पार कर दी थी। जब अकबर सेना लेकर के महल में घुसा चित्तौड़ में, तो जो भी मिला अकबर उसको काटा, जो भी मिला अकबर की सेनाओं ने उनको काट दिया। लगभग 30,000 राजपूतों की गर्दनें काटी गई थी उसमें, चित्तौड़ के इस अभियान में अकबर के द्वारा 1567 में। इसीलिए अकबर के जीवन पर इस घटना को कलंक कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने सैनिकों का तो गर्दन काटा ही काटा, साथ में जो नागरिक थे, जो आम नागरिक थे, उनको भी नहीं बख्शा गया अकबर के द्वारा। सबको काटा गया, जो मिला सबको काटा गया। इसीलिए अकबर के जीवन पर यह घटना एक कलंक की तरह है। चित्तौड़ का अभियान जो 1567-68 का अभियान है, एक कलंक की तरह घटना है। उसके बाद उस अभियान में जयमल और पट्टा नाम के 2 राजपूत थे, उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ा था। इसीलिए अकबर इस जयमल और पट्टा सिंह की बहादुरी से प्रभावित भी होता है, और प्रभावित होकर के उनकी पाषाण मूर्तियां लगवाता है चित्तौड़ के बाहर। तो चित्तौड़ के बाहर पत्थर की मूर्ति, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चित्तौड़ के बाहर पत्थर की मूर्ति किसकी लगी है, तो आप कहेंगे जयमल और पट्टा नाम के राजपूतों की। किसने लगवाई है, तो अकबर ने लगवाई है। तो इस तरह से चित्तौड़ विजय हुई अकबर की, और चित्तौड़ विजय होने के बाद तो समझ लीजिए कि राजपूतों की शान चली गई, राजपूतों की शान चली गई, और साथ के साथ राजपूतों के अंदर एक दहशत का भी माहौल बना कि जब चित्तौड़ को जीत लिया तो मेरे में क्या है। तो चित्तौड़ हारने के बाद राजपूतों द्वारा आप देखेंगे कि बहुत सारी रियासतें जो राजपूतों की थी वो आ करके अकबर के सामने घुटने टेक दिए या अकबर की अधिराजी स्वीकार कर ली। उसमें आप देखेंगे कि रणथंभौर का अभियान जो इसके जस्ट बाद 1568 के तुरंत बाद 1569 में हुआ, इसने यहाँ का भी राजपूत था सुरजन राय हाड़ा राजपूत था। इसने भी क्या कर लिया, मुगल अधिराजी स्वीकार कर ली। लेकिन इसने 3 शर्तें बताई अकबर को कि 3 शर्तों के साथ हम क्या करेंगे, आपकी अधिराजी स्वीकार करेंगे। पहली शर्त क्या थी इसकी, कि हम अकबर से वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। सुरजन राय जो हाड़ा राजपूत है, रणथंभौर का है, ये चित्तौड़ हारने के बाद, चित्तौड़ का किला अकबर के द्वारा जीतने के बाद ये सारे क्या करते हैं, अपने आप को अकबर को समर्पित करते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो ये सुरजन राय ने क्या शर्त रखा कि पहली बात कि मैं मुगलों से कोई वैवाहिक संबंध नहीं रखूंगा, यानी अपने किसी लड़की की शादी मैं मुगलों के साथ नहीं करूंगा। दूसरा शर्त रखा सुरजन राय ने, दूसरा शर्त रखा कि हम मुगलों के सामने सिजदा नहीं करेंगे, यानी कि सर झुका करके सलाम नहीं करेंगे। पहली शर्त रखी कि विवाह नहीं करेंगे, दूसरी शर्त रखी कि सिजदा नहीं करेंगे, और तीसरी शर्त रखी कि महल में हम सशस्त्र प्रवेश करेंगे, यानी तलवार छोड़ करके महल में नहीं घुसेंगे, तलवार लेकर के घुसेंगे। अकबर ने सारा स्वीकार कर लिया। अकबर की यही नीति थी कि चाहे जैसे जो माने उसको मना लो, कैसे भी मान रहा है, विवाह करके मान रहा है, शर्त रख के मान रहा है, बस मेरे अंडर में आ जाना चाहिए, चाहे वो
कोई भी शर्त रखे कोई टेंशन नहीं है मुझे। तो अकबर ने सारी शर्तें मान ली और रणथंभौर को भी क्या कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। रणथंभौर के बाद आप देखेंगे 1569 में ही कलिंजर का रामचंद्र भी अकबर के सामने घुटने टेक देता है और वहां पर सूबेदार बनाया जाता है कलिंजर का मजनू खां को। रामचंद्र शासन से हट जाता है, मजनू खां को बना दिया जाता है कलिंजर में सूबेदार। उसके बाद आप देखेंगे कि मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर ने भी 1570 में अकबर की अधिराजी स्वीकार कर ली। यानी चित्तौड़ हारने के बाद राजपूतों में आप देखेंगे कि रणथंभौर, कलिंजर, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर सबने क्या किया, मुगलों के सामने यानी अकबर के सामने घुटने टेक दिए। इसमें मारवाड़ का चंद्रसेन, बीकानेर का कल्याणमल और जैसलमेर का हर्राय, इन तीनों ने भी अकबर की अधिराजी 1570 में स्वीकार कर ली। 1570 में इन्होंने भी अधिराजी स्वीकार कर ली। यानी आप देखेंगे तो 1570 आते आते राजस्थान की आप देखेंगे कि लगभग आमेर हो गया, चाहे मेड़ता हो गया, चाहे चित्तौड़ हो गया, रणथंभौर हो गया, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, यानी कि लगभग सारे राजस्थान की रियासतों ने क्या किया, अकबर के सामने घुटने टेके। बस एक को छोड़ करके, वो था मेवाड़। मेवाड़ अभी भी अड़ा रहा कि हम अकबर के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। यानी कि लगभग पूरा राजस्थान क्या कर लिया है, अकबर ने कवर कर लिया है, अकबर ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। लेकिन अभी भी मेवाड़ पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आया है। हालांकि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को अकबर ने भले जीत लिया है, ठीक, लेकिन नई राजधानी उदयपुर बना करके लगातार उसका प्रतिरोध जारी रहता है। उसके बाद जब 1570 से अकबर आगे बढ़ता है 1572 में, तो अकबर ध्यान केंद्रित करता है गुजरात पर। गुजरात पर ध्यान क्यों केंद्रित करता है, क्योंकि गुजरात एकदम समुंदर के किनारे था। यानी समुंदर से जो भी व्यापार होता था वो गुजरात के माध्यम से होता था। और साथ के साथ गुजरात की मिट्टी जो थी बहुत उपजाऊ थी, बहुत अच्छी खेती होती थी। इसीलिए अकबर क्या किया, गुजरात के अभियान पर अपना नज़र डालता है और गुजरात को जीतने का प्रयास करता है। आप देखिए कि 1570 में राजस्थान लगभग जीत चुका है। सिर्फ एक मेवाड़ बचा है जो क्या कर रहा है, एक मेवाड़ बचा है जो डट करके मुगलों के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन 1570 के बाद 1572 और 1573 ने अकबर ने अपना ध्यान केंद्रित किया गुजरात पर ध्यान केंद्रित किया अकबर ने। और न सिर्फ ध्यान केंद्रित किया बल्कि गुजरात को जीता भी। गुजरात को कैसे जीता, उस समय वहाँ पर शासक हुआ करता था मुजफ्फर शाह तृतीय। मुजफ्फर शाह थर्ड वहाँ पर शासक हुआ करता था। उसके बाद इत्माद खां ने अकबर को आमंत्रण दिया कि आप आइए और गुजरात पर आक्रमण करिए। अकबर आता है, गुजरात पर आक्रमण करता है और गुजरात को जीत लेता है। और जीतने के बाद अपने दूध भाई अजीज कोका को राज्य सौंप करके वापस चला आता है। अजीज कोका को जब राज्य सौंप करके वापस आता है, उसी समय गुजरात में विद्रोहियों का एक गुट उभर करके सामने आया और पूरे गुजरात में विद्रोह हो गया मुगलों के खिलाफ। और जैसे ही अकबर को पता चला ये बात कि मैं जो राज्य जीत करके आ रहा हूँ, अभी वहाँ तुरंत विद्रोह हो गया है, अकबर तुरंत वापस आता है अपनी सेना लेकर के और इस विद्रोह को बुरी तरह से कुचल देता है। और विद्रोह को बुरी तरह से कुचलने के बाद गुजरात पर कब्जा कर लेता है। इस जो विद्रोह को कुचलने के लिए अकबर आया था, बहुत तेजी से आया था। यानी राजस्थान को पार करने में लगभग उसको पहले 5 से 6 सप्ताह लगते थे, लेकिन वही रास्ता वो जब विद्रोह कुचलने आता है तो लगभग 9 दिन में क्रॉस कर लेता है। तो ये इसी को स्मिथ ने कहा था कि जो गुजरात का विद्रोह कुचला गया, तो गुजरात का जो विद्रोह कुचला गया, ये इतिहास के सबसे द्रुतगामी यानी सबसे तेज अभियानों में से एक था। तो आप देखेंगे कि गुजरात फिर से क्या कर लिया, पहले तो गुजरात जीत करके अजीज कोका को दिया, फिर गुजरात में विद्रोह हो गया, फिर अकबर वापस आता है, विद्रोह को कुचल करके फिर से गुजरात को जीत लेता है। और जीतने के बाद
आपसे गुजरात अभियान से एक क्वेश्चन बहुत फेमस पूछता है कि अकबर ने पहली बार समुद्र कहाँ देखा। तो गुजरात समुद्र के किनारे है, इससे पहले इसके सारे अभियान इधर हैं, समुद्र की तरफ नहीं है। तो अकबर ने पहली बार जीवन में समुद्र देखा था तो गुजरात के अभियान में देखा था। वहीं पर वो पहली बार पुर्तगालियों से भी मिला था और समुद्र में एक बेड़े पर बैठ करके समुद्र में थोड़ी देर दूर का सफ़र भी किया था। तो आप कहेंगे कि पहली बार अकबर ने समुद्र कब देखा? गुजरात अभियान के दौरान 1572 और 1573 में देखा। और जब गुजरात विजय हो गई तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया। कहाँ पर बनवाया? फतेहपुर सीकरी में। तो आपसे पूछे कि बुलंद दरवाज़ा अकबर ने किस उपलक्ष्य में बनवाया, तो आप कहेंगे कि फतेहपुर सीकरी नामक जगह पर बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया, यानी गुजरात के जीत के उपलक्ष्य में, यानी गुजरात की जीत के एक निशानी के तौर पर इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया। ये गुजरात जीत लेने के बाद अकबर क्या करता है? बंगाल और बिहार पर भी नज़र डालता है। यानी आप देखें कि राजस्थान, गुजरात और इधर अब आता है इधर की बारी, यानी बंगाल और बिहार की बारी। और बंगाल और बिहार की भी विजय करता है अकबर। कैसे करता है देखो जरा ध्यान से समझो कि 1572 की ही बात है, जब गुजरात विजय कर चुका है अकबर, तभी की बात है कि बंगाल और बिहार में एक शासक आता है जिसका नाम था दाऊद। और दाऊद ने अपने आप को बोला कि मैं किस अकबर के अंडर में नहीं हूँ, अब मैं स्वतंत्र शासक हूँ। और जैसे ही दाऊद ने बोला कि मैं स्वतंत्र शासक हूँ, अकबर ने इसका ब्यौरा बनाना शुरू कर दिया कि अच्छा बेटा, तुम स्वतंत्र शासक तो बन रहे हो, लेकिन तुम्हारा अब हम काम तमाम करेंगे। तो अकबर ने अपने एक सेनापति मुनीम खां को भेजता है। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, मैंने बॉक्स में बंद करके रखा है, तो आप इसको नोट करिए। नोट कैसे करिए कि आप लिखिए कि दाऊद 1572 में बिहार और बंगाल का शासक दाऊद ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। उसके बाद 1575 में अकबर ने अपने एक सेनापति मुनीम खां को भेज करके तुकारोई का युद्ध हराता है। दाऊद को हराता ही नहीं है, सिर्फ दाऊद की हत्या भी करवाता है और तुकारोई का युद्ध जीत करके बंगाल और बिहार पर कब्जा हो जाता है 1575 में। तो 1575 में बंगाल और बिहार पर कब्जा हो जाता है। तो आप इस चीज़ को देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को कि 1575 आते आते आप इस बात को बहुत ध्यान से गौर से समझिए इस बात को कि अकबर 1556 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। 1561 से अभियान करना शुरू करता है और 1561 से लगातार 14 साल के अभियान के बाद, यानी 1575 तक के अभियान के बाद, इसने मालवा जीत लिया, इसने मध्य भारत जीत लिया, कलिंजर जीत लिया, गढ़कटंगा जीत लिया, राजस्थान के लगभग सारे इलाके जीत लिए, सिर्फ मेवाड़ को छोड़ करके, बंगाल और बिहार को जीत लिया। इतनी सारी जीत होने के बाद आप देखेंगे कि 1572 में ही मेवाड़ से उदय सिंह का शासन खत्म होता है और उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप का शासन आता है मेवाड़ पर। अकबर के दिमाग में ये चल रहा था लगातार कि इस मेवाड़ को जीतना है, क्योंकि सब कुछ जीत चुका था। राजस्थान में सिर्फ एक मेवाड़ बचा था जो इसके आँख की किरकिरी था। और आँख की किरकिरी क्यों न होता? क्योंकि ये जो रास्ता जाता था वो मेवाड़ से ही होकर के जाता था और इस रास्ते पर कंट्रोल किसका था? पूरी तरह से मेवाड़ पर जो राजा रहता था उसका कंट्रोल था। तो 1572 में जो उदय सिंह ने गद्दी छोड़ी और उनके बेटे महाराणा प्रताप ने गद्दी को संभाला। और 1572 में जब गद्दी को संभाला, उसके बाद आप देखिए कि 1575 तक तो बंगाल बिहार जीत चुका है। तो लगातार 1572 से ही अकबर ये प्रयास करवाता रहता है महाराणा प्रताप के साथ कि ये किसी भी तरह कर करके क्या करें, हमारे अंडर में आए। लेकिन महाराणा प्रताप तो एक स्वाभिमानी आदमी, तो महाराणा प्रताप लगातार 1572 से 1576 तक अकबर को रिझाते रहते हैं कि नहीं, मैं नहीं स्वीकार करूंगा तुम्हारी अधिराजी, नहीं स्वीकार करूंगा। सब लोग भले स्वीकार कर लिए, सब लोगों ने भले ही घुटने टेक दिए तुम्हारे सामने, कुछ मनसब के चक्कर में, कुछ रुपए, कुछ नौकरी के चक्कर में, लेकिन मैं स्वाभिमानी हूँ। इसलिए महाराणा प्रताप ने अकबर की अधिराजी नहीं स्वीकार की।
और अंत में 1572 से आकर के 1576 में अकबर ने सेना भेज दी महाराणा प्रताप से लड़ाई लड़ने के लिए, और हुआ वहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध, जो बहुत फेमस युद्ध है, अभी विवादों में भी चल रहा है। तो हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ, अकबर जीता या महाराणा प्रताप जीते, ये विवादित विषय को मैं कल वीडियो बना करके समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, और 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध होगा उसको मैं कल आपको समझाऊंगा, और हल्दी घाटी का युद्ध होने के बाद अकबर के 2-3 और विजय अभियानों को समझा दूंगा, जिससे आपका पूरा अकबर का राजनीतिक अभियान, और राजनीतिक अभियान खत्म होने के बाद अकबर ने अपने साम्राज्य का प्रसार कहाँ कहाँ तक कर पाया, वो सब मैं कल वाली वीडियो में आपको समझा दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।